हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 10th बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं कर लेंगे ताकि इससे जो भी परिभाषाएं संबंधित क्वेश्चन आवे वो आसानी से आपसे सोल्व हो जाए। हर एक साल परिभाषाओं से संबंधित लगभग 6-7 क्वेश्चन आता है। अगर इन परिभाषाओं को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका वो 6-7 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो कहें उत्तल लेंस। ये क्या होता है? उत्तल लेंस में इसको कहते हैं प्रकाश की केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए जो होता है, पहला बात होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है, दूसरा फोकस से निकल जाता है, दूसरे फोकस से निकल जाता है। दूसरी बात क्या होती है? इससे सी से निकलती है। दूसरी बात क्या होती है? सी से निकलती है। इस प्रकार देखिएगा तो ये फैलता हुआ चला जाएगा, यानी इसको आगे बढ़ाने पर कटेगा, आगे बढ़ाने पर कटेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बन गया, तो इसी को कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या लिखेंगे? जब उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। याद रहेगा, उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। लेंस की क्षमता, लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसके 1/f को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। 1/f मैंने उल्टा व्युत्क्रम बोलते हैं। बोलेंगे लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को फोकस दूरी, f को फोकस दूरी कहते हैं, इसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब क्षमता का फार्मूला अंग्रेजी पावर होता है, पावर 1/f फार्मूला होता है। क्या बोले? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? लिखना है तीर के निशान तक नीचे। अगर कोई डाटा है तो इसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक इसका डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना डायोप्टर होता है। देखिए, गोलीय दर्पण, दर्पण या गोलीय दर्पण पूछेगा तो कहेंगे गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का ऐसा भाग, किसी खोखला गोला है मान लीजिए, इसके एक भाग को हटा दिए तो किसी खोखले गोले का ऐसा भाग जिसकी एक सतह पर कलाई किया गया होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लीजिए एक खोखला गोला था, इस प्रकार से हटा दिए, इसके एक सतह पर कलाई कर दिए, यह क्या हुआ? गोलीय दर्पण हुआ। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है? किसी खोखले गोले का ऐसा भाग जिसकी एक सतह पर कलाई किया गया होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहा जाता है। नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। समझिएगा अच्छे से। नियमित परावर्तन क्या होता है? परावर्तन पहले क्या होता है? परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कल बताए थे परावर्तन का परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसका परिभाषा क्या होगा? नियमित परावर्तन का मतलब परावर्तन तो होगा, कहेंगे जब चिकनी जो सतह हो वो समतल हो। चिकनी सतह कैसा होना चाहिए? समतल होनी चाहिए। तो प्रकाश की जितनी भी आने वाली किरण है, अगर समानांतर आती है तो समानांतर लौट जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन। सुनिए परिभाषा अच्छे से। जब चिकनी सतह समतल हो तो समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर ही परावर्तित होगी, जिसे नियमित परावर्तन कहा जाएगा। क्या बोले? जब चिकनी सतह समतल हो तो समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण समानांतर ही लौटेगी, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या? जब चिकनी सतह टेढ़ी मेढ़ी हो, इस प्रकार हो, तो क्या होगा? समानांतर जो किरण आएगी वो समानांतर नहीं लौटेगी, कट छट के लौटेगी।
ये यहाँ से लौट जाएगी, ये यहाँ से लौट जाएगी, इसे इस प्रकार लौट जाएगी, यानी समानांतर नहीं लौटेगी। ये कुछ ऐसे लौट जाएगी, किसी भी प्रकार लौट जाएगी। तो क्या बोलेंगे परिभाषा, जब समतल तथा सतह जो हो टेढ़ी मेढ़ी हो, जब समतल सतह टेढ़ी मेढ़ी हो तो समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें समानांतर नहीं लौटती, जिसे नियमित या विसरित परावर्तन कहा जाता है। जब चिकनी सतह टेढ़ी मेढ़ी हो तो समानांतर आने वाली किरणें समानांतर नहीं लौटती, जिसे अनियमित या विसरित। जब समानांतर आने वाली किरण प्रकाश की किरणें समानांतर लौटती है तो नियमित परावर्तन। और सतह कैसा होता है, समतल होता है। जब सतह टेढ़ी मेढ़ी हो तो समानांतर आने वाली किरण किस प्रकार लौटती है, समानांतर नहीं लौटती, जिसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगला समझिएगा क्रांतिकोण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाए थे, उसमें बताए थे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है, जिसे क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। समझिए, मान लीजिए दो माध्यम लेते हैं, दो माध्यम, ये पानी वाला माध्यम है, ये हवा है, एक सघन है एक विरल है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या बोले, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसे इस लाइन को क्या कहते हैं, जो 90 डिग्री बनाता है सतह पर, उसे कहते हैं अभिलंब। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। क्या याद रखिएगा, एक कोण जो होता है बड़ा बनता है और सघन माध्यम में कोण छोटा बनता है। आपने सोचिए कि सघन माध्यम, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में चलना दिक्कत है तो जो हम पैर का स्टेप लेंगे छोटा छोटा लेंगे, विरल माध्यम हवा में पैर का स्टेप हम बड़ा बड़ा लेंगे। तो याद रखिएगा, जो विरल माध्यम है हवा है, उसमें जो कोण होता है विलंब के साथ जो कोण होता है वो बड़ा बनता है, और सघन माध्यम में विलंब के साथ जो कोण बनता है हमेशा छोटा बनता है। अगर इस कोण को थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो ऐसा हो सकता है कि कोण यहाँ तक, यहाँ 90 डिग्री बन जाए। क्या बन जाए, यहाँ 90 डिग्री बन जाए, यहाँ 90 डिग्री बन जाए। तो जिस कोण के लिए इस कोण को बढ़ाएं तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। जिस कोण के लिए इसका मान, इसको कहते हैं आ रहा है किरण, इधर से कोई मान लीजिए किरण मेरा जा रहा है सघन माध्यम से, तो सघन माध्यम से किरण जा रहा है, कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम की तरफ। तो कहें सघन माध्यम से किरण जा रहा है तो इसे कहते हैं आपतित कोण। इधर से जा रहा है तो क्या कहेंगे, आपतित कोण। आपतित कोण इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित कोण। अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित कोण, क्या बोलते हैं, अपवर्तित, आपतित कोण, अपवर्तित कोण। तो कहें वह आपतित कोण यानी इस कोण का मान जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। एक बार और अच्छे से समझाते हैं, समझिएगा अच्छे से। अभी बोले कि अगर इधर क्या है, सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में जो होता है कोण छोटा बनता है, विरल माध्यम में कोण क्या होता है, बड़ा बनता है। मान लीजिए विलंब लिए, यहाँ से जब कोण हम बनाए हैं तो ये कोण क्या बना, छोटा बना। ये कोण, इससे बड़ा कोण अभिलंब के साथ विरल माध्यम में बनेगा, ये कोण बड़ा बना। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कोण बढ़ाते गए हैं, उसके बाद देखिए कि एक कोण के बाद क्या होता है, एक बढ़ाते हैं कोण तो यहाँ इस पर ई रेखा पर चला जाता है, कहाँ, इस रेखा पर। तो कहें इस कोण का मान जितना है इसको कहेंगे क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। तो इसका कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। ये क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। यानी जिस आपतन कोण के लिए, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसे क्रांतिक कोण को सी से डिनोट करते हैं। किससे, सी से। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। समझिए, इसी बात को समझिए अच्छे से। फिर से कहें, जब क्या होगा, सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम में अभी बताएं, सघन माध्यम में जो कोण होता है वो छोटा बनता है, अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो छोटा बनता है। विरल माध्यम में क्या होता है, बड़ा बनता है।
जब कहें यहाँ हम थोड़ा इसको कोण को बढ़ाएं तो ये रेखा कहाँ चल गए, यहाँ चल गया। लेकिन जब इससे थोड़ा भी इस कोण को बढ़ाएंगे तो ये जो होगा वो इधर मुड़ जाएगा कि नहीं, सोचिए। ये मुड़ गया, इसका मतलब प्रकाश गया टकराया उसी माध्यम में मुड़ गया, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश अगर टकरा कर एक ही माध्यम में चल जाती है तब परावर्तन कहते हैं। क्योंकि ये सघन से प्रकाश गई और सघन में आ गई, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए मान लीजिए अगर प्रकाश चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में जाती है तो इसे केवल परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ हो रहा था अपवर्तन की सिचुएशन थी, क्योंकि एक सघन माध्यम था, एक विरल माध्यम था। लेकिन जब कोण बढ़ाते गए तो पहले तो इस कोण का मान 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री कोण के लिए इसको कोण को क्या कहते हैं, ऊपर बताएं, इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। जब आपतन कोण का मान इस कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा किए तो इस जो रेखा है वो विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में लौट जाती है, जैसे क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परिभाषा क्या होगा, परिभाषा होगा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो क्या होता है, तो प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, जैसे क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान रखिएगा परिभाषा को। क्रांतिक कोण बोले आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो 90 हो गया, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो इस बगल लौट जाएगी, जिसे क्या कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला दृष्टि निर्वात। किसी वस्तु को देखने के 1/10 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं दृष्टि। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अभी हम देखें, जैसे मान लीजिए ठोस लिखा हुआ देखें, तो ठोस लिखा हुआ देखें, इससे नज़र हटाएं तो ऐसा नहीं, नज़र हटाते ही डिलीट नहीं दिमाग में होगा। इसका प्रतिबिंब जो होता है 1 सेकेंड का 10वां भाग तक हमारे रेटिना पर बना रहता है, इसे क्या कहते हैं दृष्टि निर्वात कहते हैं, दृष्टि निर्बंध। समझिए क्या बोले कि किसी वस्तु को देखने के 1/10 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं दृष्टि निर्बाध कहते हैं, जिसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। ध्यान रहेगा आपको। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए एक होता है विलयन, एक होता है कोलाइडी विलयन और एक होता है निलंबन। विलयन जिसके कण का आकार बहुत छोटा हो, जैसे शरबत और पानी घोल देंगे और कण पतने लगेगा, उसे विलयन कहते हैं। जब कण का आकार थोड़ा बड़ा हो तो उसे कहते हैं कोलाइड। कोलाइड का मतलब उससे कण का आकार थोड़ा बड़ा हो, कण पता लगे, विलयन में। तो क्या होता है समझिए, अगर कोई कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन समझ गए होंगे, जब विलयन में कण दिखाई देने लगे थोड़ा थोड़ा तो उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। ऐसे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब इससे लाइट प्रभावित किया जाता है, इसमें लाइट गुजारा जाता है, इसमें प्रकाश गुजारा जाता है, इससे प्रकाश गुजारा जाता है तो इसके कण दिखने लगते हैं, इसके कण दिखने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहा जाता है। सुनिए अच्छे से परिभाषा। टिंडल प्रभाव की जो घटना है वो कोलाइडी विलयन में दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। कब, जब प्रकाश को टिंडल विलयन से गुजारा जाता है तो उसके कण दिखने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है टिंडल प्रभाव। एक बात और याद रखना है, टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन में नहीं दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव देखे होंगे, यदि किसी कमरा है, बंद कमरा है, उसमें कोई छिद्र है
तो छिद्र से जब प्रकाश आता है तो आप धूल कण भी इधर उधर उस प्रकाश में आप देख सकते हैं, उसे भी टिंडल प्रभाव कहा जाता है। या जंगल में क्या होता है, जंगल में मान लीजिए घना जंगल है, उससे प्रकाश कहीं से छोटा सा प्रकाश का स्रोत है आ रहा है, उसमें भी धूल कण दिखाई देते हैं, वो भी टिंडल प्रभाव है। लेकिन टिंडल प्रभाव की वास्तविक जो व्याख्या है कोलाइडी विलयन में की जाती है। याद रखना है, कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजारा जाता है तो इसके कण दिखने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। 10वां देखते हैं विवर्तन क्या होता है। तो विवर्तन क्या होता है, विवर्तन का जो विवर्तन है वो क्या है, प्रकाश हम जानते हैं प्रकाश किसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किसी रेखा में गमन करती है, कल भी बताए थे, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, इसके पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश हम जानते हैं सीधी रेखा में गमन करती है। जब सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा जब वस्तु आ जाए, वायुमंडल के कण आ जाए, तो उससे थोड़ा टकरा कर मुड़ भी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। देखिए समझिए अच्छे, कहें प्रकाश तो अमूमन जो है अधिकतम जो है सीधी रेखा में गमन करते हैं, लेकिन जब किसी छोटे वायुमंडल के कण से टकराती है तो थोड़ी मुड़ जाती है, तो प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। लिख देते हैं पूरा अच्छा से, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु जब वायुमंडल के छोटे कण से टकराती है, जब वायुमंडल के छोटे कण से टकराती है तो थोड़ी मुड़ जाती है, जिसे विवर्तन कहा जाता है। ध्यान रहेगा, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब वायुमंडल के छोटे कण से टकराती है तो थोड़ी मुड़ जाती है। इसलिए देखिएगा कि अगर कोई पत्ती है, पत्ती का डिजाइन इस प्रकार है, पत्ती का डिजाइन थोड़ा इस प्रकार है, लेकिन उसको प्रकाश में रख के देखिएगा, ये जो धारदार है वो नहीं दिखाई देगी। वो पत्ती का डिजाइन जो है प्रकाश में रखिएगा तो उसकी छाया गोल दिखाई देगी। तो पत्ती का छाया का गोल दिखना किसका उदाहरण है, विवर्तन का उदाहरण है। जैसे पत्ती के छाया का गोल दिखना किसका उदाहरण है, विवर्तन का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कोशिश ये करनी है, इसलिए हम परिभाषा लिख नहीं रहे हैं कि आप अपने से परिभाषाएं लिखिए, आप अपने से मेहनत कीजिए, क्योंकि केवल मेरे मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत करके अपने से हम जो बताएं उसे परिभाषा को अच्छे समझिए, अपने भाषा में लिखिए, और नहीं होता है तो जो वीडियो हम जहाँ बोल रहे हैं, मान लीजिए सरल सुंदर से बोले, जब उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखा जाता है तो उसका बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे सरल सूक्ष्म दर्शी कहते हैं। तो इस बातों को कम से कम सुनकर लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको राइटिंग स्किल सुधरेगी और लिखने की अभ्यास होगा। इसलिए हम परिभाषा को नहीं लिख रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। आज 10 परिभाषाएँ ख़त्म हुई। रोज़ इस प्रकार के 10 परिभाषाओं का एक सेट आएगा और 10 दिन में आपको बता रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लगभग 14-15 नंबर जो 7-8 क्वेश्चन आती है उसे अच्छे से आप कवर कर लेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब